हेलो स्टूडेंट, डीजीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट के संविधान के सीरीज को चला रहे हैं और डेली क्लासेस हमारा शाम को 6 बजे चलता है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के निर्माण और उससे संबंधित कुछ फैक्ट को। यहाँ से आपके यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम आते हैं, जैसे कि वीडियो, लेखपाल और आरओ एआरओ में भी आपका कम से कम यहाँ से 2 से 3 नंबर का एज अ फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछ लेता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मुझे विश्वास है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कोई दोबारा नोट्स या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपके पूरे कंप्लीट डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा और आपके टॉपिक को अच्छे से याद करा दिया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि भारतीय संविधान का निर्माण। तो देखिए, हमारे जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, आपको तो पता है कि संविधान सभा के द्वारा किया गया था, लेकिन उसकी शुरुआत कब हुई? आखिर हमें हमारा संविधान खुद का चाहिए, ये कब बातें चर्चा में आई? तो देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है कई चरणों में होता है। पहला होता है कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं, उन्होंने पहली बार स्वराज विधेयक लाया और कहा कि नहीं, हम भारतीयों को शासन करने के लिए स्वयं के बनाए गए विधान से शासन करना होगा। यानी कि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होकर अपने द्वारा निर्मित संविधान से ही शासन करने के लिए कहते थे। उसके बाद 1928 में आता है नेहरू रिपोर्ट, जिसको तैयार कौन करता है? मोतीलाल नेहरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान है ना, उसमें जो मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार है, वो लगभग जो है कहाँ से कॉपी किया गया है? इसी नेहरू रिपोर्ट से कॉपी किया गया है। तो जो एक लीगली दस्तावेज के रूप में अगर यह माना जाए कि पहला बार प्रयास कब किया गया था संविधान लिखने का, तो किया गया था 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट का था। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, देखेंगे 1934 में एम एन राय के द्वारा संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की गई, एम एन राय के द्वारा। उसके बाद जो कांग्रेस जो है अपने अधिवेशन में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किया। तो यह था आजादी के पहले की बात है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था और उसमें यह कहा गया था कि संविधान सभा की मांग को लेकर, इसको क्या है कि लॉर्ड लिथगो ने डोमिनियन स्टेटस की बात जो है वो मांगी, वादा किया था कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन 1942 की। यानी कि आपको पता होगा कि 1940-42 का जो दौर था, भारत में एक आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन। और उस समय महात्मा गांधी जो नारा दे रहे थे, कौन सा नारा था बताइए आप लोग? भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी का नारा था, करो या मरो। आपको पता होगा कि यह नारा किसने दिया था? करो या मरो, महात्मा गांधी ने। तो उस समय व्यापक स्तर पे अंग्रेजों का विद्रोह हो रहा था और उसी समय जो ब्रिटिश थी वो द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रही थी। तो उस व्यवस्था में शांति लाने के लिए जो है क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में सर स्टैफोर्ड जो है क्रिप्स के प्रस्ताव, मुस्लिम लीग ने इसको पृथक पाकिस्तान की मांग कर विरोध किया और कहा कि नहीं, जब तक हमारा पाकिस्तान नहीं अलग से बनेगा, हम आपके प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। और कांग्रेस ने भी इसको पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। उसके बाद जो किस आधार पे संविधान सभा का निर्माण हुआ, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो जो आधार बना वो बना कैबिनेट मिशन 1946 का। जैसे कि अंग्रेज इतने चालाक थे, वो ये चाहते थे कि संविधान तो बने, लेकिन वो उनका मानना यह था कि भारत इतना विविधतापूर्ण देश है और यहाँ पे इतने लोगों के मन में विरोधाभास होता है, वो कैसे एकमत हो सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों को गलत साबित करने के लिए हमारे भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि नहीं, अंग्रेज समय पे एक भी हो सकते हैं और समय पे अलग भी हो सकते हैं। देखिए होता क्या है, कैबिनेट मिशन के तहत 3 प्रमुख प्रस्ताव थे। पहला क्या था कि 3 सदस्य जो है ब्रिटिश के भारत आए और उसके बाद इन्होंने विभाजन को नामंजूर कर दिया। जो भारत पाकिस्तान का विभाजन था उसको नामंजूर कर दिया और इसको मुस्लिम ने स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि जो कैबिनेट मिशन था उसने किस बात की अनुमति दे दी थी? उसने अनुमति दे दिया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन
सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब क्या है कि मुसलमानों के लिए अलग वोटिंग सिस्टम रहेगा, हिंदुओं के लिए अलग वोटिंग सिस्टम रहेगा। तो इस आधार पर संविधान सभा बनने का निर्णय लिया गया। आप देखिए उसमें कुछ एग्जाम में आपसे कुछ फैक्ट और ट्रिक पूछे जाते हैं। पहला क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन में जो 3 मंत्री आए थे उनका नाम क्या था। तो उनके नाम याद रखने का आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, यस पी ए, अस्पा, इसको कहते हैं एस्पा। यस से आपके हो गए एस स्टैफोर्ड क्रिप्सर, और पी से आपका हो गया पैंथिक लॉरेंस, और ए से आपका हो गया एवी अलेक्जेंडर। तो ये आपका ट्रिक आपको बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो संविधान सभा की बात हुई थी, संविधान सभा का गठन होता है, तो संविधान सभा में टोटल जो है 389 सीटों का निर्धारण हुआ। तो आपसे ये प्रश्न यह पूछ लेगा कि संविधान सभा में कितने सीटें थी, तो संविधान सभा में कितने सीटों की संख्या थी, 389। उसके बाद अगर सीटों का विस्तृत वर्गीकरण करेंगे तो 396 जो निर्वाचित सीटें थी वो ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी, और 4 इसमें से मुख्य आयुक्त प्रांत थे। 93 नामांकित सीटें जो थी देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा नामांकित की गई थी, और निर्वाचन जो था प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो चुनाव हुआ था उसका परिणाम आ गया था। परिणाम आने के बाद कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, यानी कि 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और अन्य स्वतंत्र दलों को 15 सीटें मिली। और एक फैक्ट ये याद रख लीजिए, गांधी और जिन्ना संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ये आप ध्यान रखकर चलेंगे। उसके बाद हम चलेंगे देखेंगे कि इनकी जो बैठकें और कार्यप्रणाली है। तो देखिए जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था प्रथम बैठक, और इसमें टोटल जो है 211 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उस बैठक के दिन काम क्या हुआ था, तो फ्रांस की एक नियम था जिसके तहत वरिष्ठ सदस्य को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी के तहत उसी नियम का पालन करते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद दूसरी जो बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। और द्वितीय बैठक में राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो आपसे कभी कभी प्रश्न यह पूछ लेता है एग्जाम में कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है। आपसे विकल्प दे देगा सच्चिदानंद सिन्हा, ओम प्रकाश, अंबेडकर जी, या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन में पूछ लेता है। इसी तरीके से अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेगा, इस तरीके से स्थायी अध्यक्ष पूछ लेगा। तो ये प्रश्न आपके इस तरीके से बनते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसी दिन एच.सी. मुखर्जी को सभा का मुख्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मुख्य सलाहकार के रूप में कौन था, तो संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। कौन था, सर बी.एन. राव। और इनको क्यों संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, क्योंकि ये कानून के जानकार थे, कानून के जानकार थे, और इन्होंने ब्रिटिश शासन में भी काम किया था। एक तरीके से जो आईएएस होता है ना, आईएएस होता है जो सचिव, जो सलाह देता है मंत्री को, तो एक काम मुख्य रूप से उनका वही था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता, सभा की कार्यवाही को सुनने, सवाल करने का अधिकार किसके पास था, प्रेस के पास था और आम जनता के पास था। तो ये मान लीजिए कि एकदम स्वतंत्र लोकतंत्र के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा में टोटल जो है 15 महिला सदस्य थी, यानी कि महिलाओं का को भी प्रतिनिधित्व मिला था। और जो सबसे प्रमुख जो महिला थी जिन्होंने राजनीति में या फिर आने वाले भविष्य में अपना योगदान दिया, तो पहले थी सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। तो ये भी प्रश्न आपके पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन होती है, तो कौन है, सुचिता कृपलानी। उसके बाद कौन होता है, सरोजिनी नायडू। इनका काम क्या होता है, जो सरोजिनी नायडू होती है वो प्रथम महिला राज्यपाल बनती है, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल बनती है। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर को स्वतंत्र भारत का पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है, वो भी केंद्र का। ठीक है, तो ये फैक्ट अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि समितियां एवं कार्य, तो देखिए निम्न समितियां हैं जो अक्सर परीक्षा में आपसे अध्यक्ष और उसके कार्य के रूप में पूछ लेता है। तो पहला आपका क्या है, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद थे संघ शक्ति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संचालन प्रक्रिया और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए एक संक्षेप में आपको हम बता रहे हैं कि निम्न समितियों का काम क्या था। तो जो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये इनके अध्यक्ष जो भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का मुख्य काम ये था कि जो संविधान बना जाएगा, लिखा जाएगा, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, आखिर कैसे शुरुआत करना है, कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, ये कौन बताएगा? प्रारूप समिति। अब देखिए हमारा जो देश है अर्ध संघीय देश है, अर्ध संघीय देश है। तो उसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार को भी शक्तियां मिले, प्रांतों को भी शक्तियां मिले, संघ सरकार को शक्तियां मिली, के अधिकार मिले। तो इस पे शक्तियों के बंटवारों को लेकर कौन था? संघ शक्ति और संघ संविधान समिति काम करती थी। और इसमें क्या होता था? इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। जो संचालन प्रक्रिया नियम और झंडा समिति था। देखिए संचालन मतलब क्या? सभा का संचालन कैसे होगा, सभा का संचालन में कौन कौन सी प्रक्रिया और नियम काम करेगा, यानी कि किसको कानून बनाए, किसको कानून कहेंगे, किसको संविधान का अनुच्छेद कहेंगे, सभी प्रक्रियाओं के का जो नियम कौन बनाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और झंडा समिति, देखिए कि हमारा जो तिरंगा जो झंडा है, उस तिरंगा को तिरंगा बनने में काफी अड़चने आई। यानी कि कभी लोग कुछ कहते थे, कभी कोई लाल कहते थे, कभी कोई केसरिया कहते था, कभी कोई हरा कहता था। लेकिन जो आपका जो तिरंगा जो झंडा है वो सभी धर्मों के हितों को समाहित करते हुए बनाया गया है। तो इस झंडा समिति का भी अध्यक्ष कौन था? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि झंडा से संबंधित जो विवाद था उसका निपटारा करना। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का कार्य यह था कि जो प्रांत स्तर पे प्रांतों को जो अधिकार थे, प्रांतों की जो सूची थी, प्रांतों के जो कर्तव्य थे, उनको शक्ति पृथक्करण के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके अधिकारों के बारे में बोलना, उनको आरक्षित काम देना, अनारक्षित काम देना, इन सब के बारे में कौन चर्चा करता था? प्रांतीय संविधान समिति करती थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन प्रश्न यहाँ से ज्यादा नहीं पूछता। प्रश्न सबसे ज्यादा अगर पूछता कहीं से तो प्रारूप समिति से पूछता है। तो प्रारूप से समिति से अगर हम बात करेंगे तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अच्छा देखिए एक प्रश्न आपसे कभी कभी एक विवादित के रूप में पूछ लेता है, लेकिन ये विवादित नहीं, फैक्ट है। लेकिन कभी कभी यूपी SSS को पेपर कठिन बनाना होता है तो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। देखिए जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, उन 7 सदस्यों में से एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी। उन सदस्य का नाम था BL मित्र। इनका नाम था BL मित्र। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब इनके जगह माधव राव तथा DP खेतान, तब इनकी जगह माधव राव और तथा DP खेतान की मृत्यु के बाद कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। यानी कि 2 सदस्यों की मृत्यु हुई थी और दोनों सदस्यों की जगह नए नए सदस्य को बनाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य सदस्यों को अगर आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर। यहाँ से आप अन्य सदस्यों के बारे में लिख सकते हैं कि 7 सदस्य कौन थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ये जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, जो कार्य हुआ था, वो मुख्य दिवस अक्सर कभी प्रश्न में पूछ लेता है। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उसके पहले बहुत से राष्ट्रीय ध्वज चलते थे, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का अलग अलग था। लेकिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइनर थे, कौन बनाया आपके राष्ट्रीय ध्वज को? पिंगली वकैया। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा था कि पिंगली वकैया कौन है? तो पिंगली वकैया आपके ध्वज निर्माता है, झंडा निर्माता है। उसके बाद है कि मई 1949 को जो भारत होता है राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनता है। उसके बाद क्या होता है कि 24 जनवरी 1950 को 3 काम होते हैं। पहला काम होता है राष्ट्रगान को अपनाया जाता है, तीसरा काम राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है, तीसरा काम जो है राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाता है। अच्छा आप कमेंट में कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। आप कमेंट में यह बताइए कि राष्ट्रगीत किसने लिखा है और राष्ट्रगान किसने लिखा है, ये कमेंट में आप बताइए। उसके बाद देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। और उस बैठक के बाद जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे
कि टोटल इसमें कितना समय लगा था। टोटल इसमें समय लगा था संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो कभी कभी एक फैक्ट के रूप में आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि टोटल कितने दिन लगे थे, तो कितना दिन लगा था, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। उसके बाद खर्च कितना था, तो खर्च 64 लाख रुपए लगा था। वाचन कितने हुए थे, तो 3 दौर के व्यापक वाचन प्रक्रिया से गुजरा था। और इसका प्रतीक क्या था, तो संविधान सभा की मुहर का प्रतीक था हाथी। हाथी मतलब क्या, एक बाहुबल, ताकत, शक्तिशाली और शान। यानी कि हाथी सिर्फ हमारे देश का जो विरासत पशु है, आपको पता होना चाहिए फैक्ट के रूप में कि हाथी हमारा देश का विरासत पशु है। तो विरासत पशु इसीलिए है क्योंकि हाथी के पास शक्ति भी है, ताकत भी है, लेकिन हाथी जो है शांत रहने वाला जीव है। और जब शक्ति और संयम दोनों साथ रहता है तभी देश का विकास होता है। इसीलिए संविधान सभा की जो मुहर बनाई गई थी वो क्या था, हाथी था। उसके बाद हम चलेंगे कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपना लिया गया था, यानी कि एडॉप्ट कर दिया गया था। और जिस दिन एडॉप्ट किया गया था उसी दिन से आर्टिकल 15 लागू हो गया। आर्टिकल 15 लागू हो गया। आर्टिकल 15 क्या है, कमेंट में आप बताएंगे। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, राइट टू इक्वलिटी, ये हिंट है, यानी कि समता का अधिकार। लेकिन आप जो है आप कमेंट में विस्तृत से बताएंगे कि आर्टिकल 15 क्या है। तो उसी दिन 26 नवंबर को 1950 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया गया था। और देखिए एक फैक्ट को याद रखिए कि 26 नवंबर 1950 को जब अंगीकृत किया गया था तो पूरे देश में आर्टिकल 15 लागू हो गया था। लेकिन पूरा जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 से। तो कभी कभी आपसे यह प्रश्न पूछ लेता है कि 26 नवंबर 1950 को कौन सा आर्टिकल लागू था, तो ये तो फैक्ट के रूप में आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद हम देखिए कुछ मंत्रालयों के बारे में पूछ लेता है। वैसे तो सबको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय उनके अधीन था। सबको पता होगा कि गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के था। लेकिन यह प्रश्न अब आयोग नहीं पूछता है, अब आयोग थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देता है। तो आयोग के प्रश्न के अनुसार देखिए, बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्रालय, जगजीवन राम थे श्रम मंत्रालय और राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य और कृषि मंत्रालय। तो ये अक्सर प्रश्न आपसे पूछ लेता है कुछ निम्न मंत्रियों के बारे में जो अक्सर संविधान सभा में थे। उसके बाद यह वीडियो लगभग समाप्त हो गया और ये क्लासेस समाप्त हो गया। हमारा प्रयास था कि हम कम समय में अच्छे ढंग से आपको क्लासेस दे सकें। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप शेयर करिए, जिससे जो बच्चे गरीब हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, जिनकी तैयारी करने में दिक्कतें आ रही हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े और निःशुल्क तैयारी करें। और एक अनाउंसमेंट है कि डेली हमारे क्लासेस की UP SSSC की 2 क्लास चलती है, सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे। सुबह 8 बजे इतिहास चल रहा है और शाम को 6 बजे संविधान। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।